नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर मैं एक गाथा सुनाने जा रहा हूँ टैरिफ कमीशन के बारे में। तो कैसे ये शुरू हुआ, तो बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर एक बुक लॉन्च होती है सन 2008 में जिसका नाम है इन स्पाइट ऑफ द गॉड्स, ओके, द स्ट्रेंज राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो द स्ट्रेंज राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो टाइटल ही आप देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पर जो एडवर्ड लुइस हैं वो एक वहाँ पर एनेक्डोट मेंशन करते हैं अप्रैल 1999 से, ओके। तो वहाँ पर क्या एनेक्डोट है, वहाँ पर सिंपल वो बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है ना एक फॉर्मल क्वेरी जो है वो सबमिट करती है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यहाँ पर काम करता है भारत सरकार में। तो वहाँ पर इशू क्या था कि हम कौन सी इंक यूज करें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ग्रीन यूज करें या रेड यूज करें। हालांकि जो हम ब्लैक और ब्लू यूज करते हैं वो डिटेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओके, जो अनोटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनकी प्रिंटिंग उनको यूज करते हैं हम, वहां पर हम ब्लू और ब्लैक टिपिकली यूज करते हैं, ओके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या तो ग्रीन या तो रेड, दोनों में से एक होती है। तो यहाँ पर इसी इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्वेरी भेजी गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से। तो यहाँ पर हफ्तों की मीटिंग्स और हफ्तों की कंसल्टेशंस के बाद ये कंक्लूड किया गया कि ये जो मैटर है ना ये ब्यूरो ऑफ प्रिंटिंग सॉल्व करेगा, ओके। ये ब्यूरो ऑफ प्रिंटिंग के तहत आता है तो वो सॉल्व करेगा। और आगे सुन लो, फिर 3 हफ्तों के बाद ब्यूरो ऑफ प्रिंटिंग जो है ना वो रिटर्न फाइल करता है, दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को जवाब भेजता है। वो कहता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग है ना उसको आप कंसल्ट करो, इसका जवाब वो देंगे। तो इसी मैटर को सॉल्व करते करते 1 साल लग गया। तो मैटर क्या था कि इंक कौन सी यूज करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ग्रीन करनी है या रेड इंक करनी है। तो देख लो कहां कहां पर जो है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चीज घूमती जा रही है, ओके। तो यहां पर जो ब्यूरोक्रेसी का ना एक जो लूप होल है वो बताया गया कि कैसे काम डिले हो जाता है। तो ये समय रहा है भारत में, ओके। अभी भी काफी हद तक यहाँ पर कमी देखने को मिली लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है, ओके। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, बहुत टाइम लग जाता है इन्हीं पर्पसेस में। सो आपको ये एग्जाम्पल देखने में अजीब लग रही होगी लेकिन यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है पार्किंसंस, ओके। तो पार्किंसंस द लॉ यहाँ पर एक दिया गया था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ऐसे लिखा था। द इकोनॉमिस्ट एक न्यूज़पेपर, एक एजेंसी है, ओके, न्यूज एजेंसी है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड फॉरेन की एजेंसी है। तो वहां पर 1955 में उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे लिखा था। तो इसी जो सिचुएशन को मैंने अभी बताया आपको, इसी को एलैबोरेट करते हुए अच्छे से, तो उन्होंने एक कॉमन बात बोली कि इट इज ए कॉमन प्लेस ऑब्जर्वेशन दैट वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। कहने का मतलब है कि जो भी काम सौंपा गया है किसी अथॉरिटी को तो उसको एक टाइम दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर काम करो, तो फिर वो हफ्ते के अंदर ही काम करके दे रहे हैं। जैसे काम बहुत छोटा सा था, अभी जैसे हमने इशू डिस्कस किया, ठीक है, तो उसकी मतलब जो भी आंसर देना था वो 1 दिन में, आधे घंटे में भी डिसीजन हो सकता था अगर बैठ के डिसीजन लेते। लेकिन टाइम हफ्ते का मिला कि 1 हफ्ते के अंदर जवाबदेही दो, तो उसमें फिर वो पूरा टाइम जो है उसमें कंज्यूम करेंगे आराम से, ओके। तो ये यहाँ पर जो है ये बात कर रहे हैं जो पार्किंसंस हैं, वो यहाँ पर ये बात रख रहे हैं अपने ऐसे में। तो इसी के तहत अगर सन 2014 से अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे जिनको सरकार ने यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की है, जहां पर फालतू का टाइम कंज्यूम होता है, ओके। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक निकल कर आता है टैरिफ कमीशन, ओके। तो यहाँ पर टैरिफ कमीशन के बारे में डिटेल में हम जानकारी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर टैरिफ बोर्ड की बात करें तो टैरिफ कमीशन की बात करें तो एक अच्छी हिस्ट्री है अगर इंडिया के हिसाब से बात करें। सो 1921-22 विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फिस्कल कमीशन, तो इसके तहत इसकी यहाँ पर शुरुआत होती है, ओके, टैरिफ कमीशन की। तो जहां पर इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, उनका नाम था जॉन मैनार्ड केनिस। तो बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हुए हैं ये जॉन मैनार्ड केनिस। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इनकी इकोनॉमिक्स में जो देन है पूरे वर्ल्ड को। सो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ओके, पूरे वर्ल्ड में मंदी फैल गई थी, बहुत ही बुरी हालत हुई थी उस समय अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज की। तो उस समय इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिसकी वजह से सभी कंट्रीज जो थी वो ग्रेट डिप्रेशन से उबर पाई, बाहर निकल पाई, ओके। तो उन्होंने सीधी सी बात बोली थी कि जब मार्केट फोर्सेस फेल हो जाती हैं, ओके, मार्केट फोर्सेस जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है अमेरिका, ओके, तो वहां पर कैपिटलिस्ट जो है ना पैसा देते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, और मार्केट फोर्सेस जो है अपना काम अपने हिसाब से देखती हैं, जो कितनी वैल्यू होगी किसी प्रोडक्ट की मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होता है।
तो उन्होंने बोला जब ये मार्केट फोर्सेस कोलैप्स कर जाएं तो तब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। सिंपल सी ये थ्योरी दी थी। गवर्नमेंट को यहाँ पर अच्छे ह्यूज फंड देने होंगे ताकि कि उसको इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कर पाए। तो वही पैटर्न के ऊपर आज भी काम चलता है। जैसे मैं आपको काफी समय से यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन में ये बोल रहा हूँ कि सरकार जो है फिस्कल पैकेज लेकर आ रही है। जो सरकार को कहा जा रहा है कि फिस्कल पैकेज लेकर आओ, ठीक है, तो मतलब पैसा बांटो। उसका मतलब यही है पैसा बांटने का कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, दोबारा से पटरी पर जो है इकोनॉमी लौटे, ठीक है। जिसके पास पैसे खत्म हो गए, खासतौर पे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करें, हाथ में दें, ठीक है, दोबारा से जॉब जो है वो क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ओके, तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है तो इकोनॉमी दोबारा से वापस लाइन पर आ सकती है। तो ये हुआ। ओके, तो इसीलिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला। तो यहाँ पर जो ये इंडियन फिस्कल कमीशन था, ओके, तो इसका जो चैप्टर 7 और 17 है, इस जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है सेट किया गया था टैरिफ बोर्ड को। ओके, टैरिफ कमीशन, उसका टैरिफ बोर्ड। ओके, तो यहाँ पर अच्छी वर्किंग यहाँ पर हुई उसकी। ओके, तो यहाँ पर मेन इसका मकसद यही था कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, उनको यहाँ पर ध्यान रखे चलना है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर थॉरोली देखना है, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करना है कि फर्दर आगे उसको जो प्रोटेक्शन की रिकमेंडेशन है आगे रिकमेंड करना है या नहीं करना है, एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। ओके, अगर एक्सटेंड करना है प्रोटेक्शन को तो देन व्हाट द रेट ऑफ प्रोटेक्शन शुड बी, किस हद तक करना है, मतलब कंट्रोल करके चलना है। जैसे प्रोटेक्शन देने का मतलब है कि दिवालिया ना हो जाए इंडस्ट्री। ओके, तो उसके तहत यहाँ पर टैरिफ कमीशन यही देखेगा कि टैरिफ कम करना है, ज्यादा करना है। कम करेंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगी उनकी, और जो फैसिलिटीज दे देंगे, स्टिमुलस पैकेजेस दे देंगे तो और फैसिलिटी और प्रोटेक्शन हो जाएगी उनकी। जैसे 2008 की मंदी में अमेरिका ने जनरल मोटर्स को प्रोटेक्शन दी थी, ठीक है, डूब गया था, दिवालिया हो गई थी वो भी, लेकिन बचाया सरकार ने किसी न किसी तरीके से उसको। तो ऐसे करके धीरे धीरे टैरिफ बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया। फिर आगे जाकर 1951 में टैरिफ कमीशन एक्ट बना। ओके, तो इसको बोर्ड को फिर कन्वर्ट कर दिया गया, इसका नाम बदल के कमीशन हो गया। ओके, सो दैट वाज ए कॉन्सिक्वेंस of the 1940-50 Fiscal Commission which recommended that the tariff authority should have statutory powers। ओके, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन हुई थी फिस्कल कमीशन के द्वारा, तभी इसको जो है आगे जाकर कमीशन के रूप में पावर्स दी गई। ओके, आगे जाकर दोबारा जो था 1976 में इसके लेजिस्लेशन के थ्रू इसमें रिपीलमेंट की गई। ओके, तो उससे यहाँ पर यह पता चला कि टेल्स अस व्हाट टीसी वाज एक्सपेक्टेड टू, मतलब जो टैरिफ कमीशन है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। So this long quote is necessary because we need to ask ourselves how many of these tasks remain relevant and whether we need a separate body for them। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि to investigate into the manner in which protection in relation to any industry has been working with particular reference to, कुछ रेफरेंस यहाँ पर देंगे जिसके तहत यहाँ पर देखेंगे कि कैसे प्रोटेक्शन, किस रिलेशन में आपने प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड की है इंडस्ट्री को। ओके, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की यहाँ पर बात की है। स्टार्टिंग में सबसे पहले बात बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटेक्टेड कमोडिटी। ओके, दूसरा है द स्केल ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री, किस स्केल पे आउटपुट निकाल रही है जिसको आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। ओके, क्या कॉस्ट प्रोडक्शन निकलती है उनकी, जो कमोडिटी यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है। इसके अलावा क्वालिटी क्या निकलती है। ओके, उस प्रोटेक्टेड कमोडिटी की अच्छी निकलती है, क्या फायदा हो रहा है आगे, मतलब हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो हमारे लोगों को फायदा ही ना हो बाद में। ओके, तो यहाँ पर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री, कि आने वाले समय में कितना एक्सपेंड कर जाएगी, क्या डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका यहाँ पर एक प्रेडिक्शन भी लगाना। ओके, साथ ही साथ द रिलेटिव कॉम्पिटिशन पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड फैक्टर्स एंटरिंग इनटू इट, मतलब कि अगर वो सपोज करो फैक्ट्री कुछ भी बना रही थी, अगर उसके साथ ही 2-4 कंपनीज और आ जाती हैं तो आज अच्छा कंपटीशन, क्या उस हालत में कि कंपटीशन दे सके, जो बाहर की इंडस्ट्री आती है, सपोज करो फॉरेन कंट्री से आती है, तो उसे ऐसा ना हो कि हमारी बजाय उनकी चल जाए। तो इसीलिए तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, टैरिफ का मतलब ही ये होता है। तो एनी अदर फैक्टर हैविंग ए बेयरिंग ऑन यूजफुलनेस ऑफ इंडस्ट्री टू द कंट्रीज इकोनॉमी, तो ये सब चीजें यहाँ पर देखते हैं, फिर प्रोटेक्शन जो है दी जाती है किसी भी हमारी इंडस्ट्री को, कमोडिटी को। तो इसके तहत यह टैरिफ कमीशन था ये काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे देखो बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे वॉशिंग मशीन सपोज करो इंडिया में बन रही है, एक वॉशिंग मशीन बाहर से आ गई तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। ओके, टैरिफ बढ़ा दी जाएगी, हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं टैरिफ। ओके, टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे जिसकी वजह से बाहर वाली चीज महंगी हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो आइटम है वो सस्ती हो जाएगी, लोग जो है सस्ती चीज खरीदेंगे। ओके, तो ये मोस्टली ये चीजें होती हैं
जब कोई फेस्टिव सीजन आए, या फिर जब बहुत ही हालत खराब जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी की, ओके, तब ये चीजें सरकार जो है इसको यूज करती है। अगर हर कोई ऐसा ट्रेड वॉर के तहत हर कोई यहाँ पर टैरिफ बढ़ा देना, तो फिर ट्रेड होगा ही नहीं। ओके, फिर जो अपनी बनाई घर की बनाई हुई चीज घर में ही रहेगी, बाहर को कोई खरीदेगा ही नहीं। ओके, तो ये ट्रेड वॉर जो भी चलती है यूएस चाइना के बीच में, ये अगर ज्यादा लंबे समय तक चलाएंगे तो फिर इनका घर का प्रोडक्ट ही इनके घर में बिकेगा। ओके, अगर यूएस चाइना की बात करें, सो ये जो टैरिफ बढ़ाते हैं ना, इसका मेन मकसद होता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाना है। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि पूरे साल साल तक ही टैरिफ लगा देंगे, कुछ दिनों तक होता है ये। ओके, कुछ महीने तक या 1 या 2 महीना, फिर बाद में हटाते हैं कि दूसरा जो बाहर से इन्वेस्ट जो कर रहा है, जो चीज लेकर आ रहा है, उसको भी मौका दो इकोनॉमी में आने का। ओके, अगर उसको हमारी इकोनॉमी में अच्छे से सेटल हो गया, तो बाद में वो फंडिंग भी लाएगा, ओके, इन्वेस्ट भी करेगा, जहां पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ओके, आगे बात करिए, जो यहाँ पर काम सौंपा जाता है टीसी को। ओके, तो यहाँ पर ये है कि टू इन्वेस्टिगेट इनटू any special conditions that may have been imposed on a protected industry with particular reference to, पहली बात की, the extent to which and the manner in which obligations have been discharged। okay, so जो भी obligations यहाँ पर discharge होती हैं, okay, तो किस extent तक, किस manner तक यहाँ पर लागू होती हैं, सही है या गलत है। the further steps that would be necessary to implement them fully। okay, उन जो obligations हैं उनको अच्छे से implement करें, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा, यहाँ पर अगर कोई डिफिकल्टी आती है, ओके, फुल डिस्चार्ज ऑफ सच ऑब्लिगेशंस में, तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर आगे भेज दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो यहाँ पर इंसिडेंटली बात की गई कि इन 1951 इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, यहाँ पर एक एडिटोरियल लिखा गया था जहां पर क्वेश्चनिंग की गई थी कि वेदर जो टीसी है, टैरिफ कमीशन है, इसकी जरूरत है, ओके, नेसेसरी है या नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें पार्किंसन के लॉ के बारे में पता है, जहां पर अभी हमने पढ़ा था, ओके, कि जितना समय आप जिसको दे दोगे, ठीक है, तो वो उस हिसाब से जो है काम करेगा। बेशक छोटा सा काम हो, हफ्ते का टाइम दे दिया, वो पूरा हफ्ता ही कंज्यूम करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर जो था, यहाँ पर पार्किंसंस जो लॉ अपना दे रहे थे, यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इन्होंने द इकोनॉमिस्ट में ऐसे लिखा था 1955 में, तो उसी से यहाँ पर बात ली गई है, जहाँ पर बात कर रहे हैं कि बट द स्टाफ ऑफ द कॉलोनियल ऑफिस अफोर्ड्स ए बेटर फील्ड ऑफ स्टडी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इंपीरियल डिक्लाइन। जब इनका शासन गिर रहा था, ठीक है, अंग्रेजों का जो इंपीरियल जो एम्पायर खड़ा होता, जब वो गिर रहा था, ठीक है, तब भी जो यहाँ पर जो स्टाफ था ना कॉलोनियल ऑफिस का, उनको एक स्टडी के लिए एक अच्छा यहाँ पर माहौल जो है, बेटर फील्ड मिला हुआ था। ओके, सो इट वुड बी रैशनल प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ पार्किंसंस लॉ टू सपोज दैट दीज चेंजेस इन द स्कोप ऑफ एम्पायर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द साइज ऑफ इट्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है, अभी जो साइज है एम्पायर का, वो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साइज है, उससे आपसे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कम होती जा रही, तो आने वाले समय में यहाँ पर सीधी बात बोलेगी एम्पायर का जो स्कोप है वो भी कम होगा। ओके, यहाँ पर सीधी सी बात बोली कि पहले से पता चल जाता है कोई भी चीज आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, तो उससे पहले से इंडिकेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो साइज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, तो उससे इंपैक्ट हो जाता है कि एम्पायर का स्कोप क्या होगा, क्या चेंजेस जो है आने वाले समय ये करेंगे। सो इट वुड बी रैशनल प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ पार्किंसंस लॉ। करें, अगर आगे बात करें, एंड दिस इंक्रीज व्हाइल रिलेटेड टू दैट ऑब्जर्व्ड इन अदर डिपार्टमेंट्स हैज नथिंग टू डू विद द साइज और इवन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। सो एम्पायर से, डिपार्टमेंट के साइज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आगे जाकर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, ओके, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर का सनसेट हुआ, मतलब कहने का मतलब जो उनका राज्य चला गया, ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वहां पर कॉलोनियल ऑफिस में जो काम कर रहे थे, उनके नंबर में, लोगों की नंबर में कोई कमी नहीं आई, वो बढ़ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं। ओके, तो जस्ट एज द कॉलोनियल ऑफिस एज क्लब्ड विद द फॉरेन ऑफिस, सिर्फ ऐसा हुआ है कि जो कॉलोनियल ऑफिस है ना, उसको फॉरेन ऑफिस के साथ क्लब कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली बात की, जैसे अंग्रेज पहले थे, ओके, अभी जो है सरकारें बदल गई, हम खुद पावर में आए हैं, ठीक है, भारतीय, अंग्रेज चले गए भारत छोड़कर, तो अब जो है सारा शासन हम चला रहे हैं। ओके, तो सीधी सी बात बोली कि कॉलोनियल ऑफिस को क्लब कर दिया गया फॉरेन ऑफिस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर रिपीलिंग एक्ट की बात की गई है। रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1976 डजंट अबॉलिश टीसी, तो उसके तहत भी यहाँ पर टीसी को अबॉलिश नहीं किया गया। ओके, सो इसके अलावा टीसी को क्लब कर दिया गया था ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस के तहत, ओके, जो कि 1970 में बनाया गया था अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। सो सन 1997 में कुछ काम था जो
ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस का वो दे दिया गया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को। ओके, सो उस समय टीसी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 1997 में, और बीआईसीपी को यहां पर मर्ज कर दिया गया इसी में। ओके, तो 1998 में। तो यहां पर इसको हेड किया जाता है चेयरमैन, जिसका रैंक होता है सेक्रेटरी रैंक के बराबर जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। सो इट हैज 127 सैंक्शन पोस्ट, ऑल्थो ओनली 39 हैव बीन फिल्ड। ओके, सो 127 सैंक्शन पोस्ट है, अभी के लिए सिर्फ 39 ही हैं जो फिल है, बाकी खाली हैं। सो डज प्रोडक्टिविटी warrant द एक्सपेंडिचर? तो क्या प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी आने वाले समय में? मतलब जितने यहाँ पर लोग चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर है ही नहीं। ओके, तो प्रोडक्टिविटी में हमेशा यहाँ पर इस तरीके से कमी आती है। ओके, देखो अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं ना, तो वहां पर स्टाफ की कमी है। ओके, जितना स्टाफ यहाँ पर रिक्वायर्ड है उतना स्टाफ होता नहीं है। अगर मैं किसी स्टेट पुलिस फोर्सेस की भी बात करूं तो जितनी पुलिस फोर्सेस होती हैं उससे ज्यादा की ही जरूरत होती है, लेकिन सरकारें काम चलाती हैं जितनी भी पुलिस फोर्स हो उसको यूटिलाइज करके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो कोई एक स्टेट है, ओके, जिसके एक जिले में कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फंक्शन है, तो वहां पर वीआईपीज आ रहे हैं, तो क्या किया जाता है कि आसपास के शहरों की आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है सभी को एक जगह बुला लिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो जहां से बुला लिया जाता है फिर दूसरी साइड जहां से आई है वहां पर तो वो कम हो गए ना। ओके, अगर वहां पर कोई दंगा फसाद हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? ओके, तो यहां पर ये चीजें हो जाती हैं, मैनेज करके चलती हैं सरकारें इन चीजों को। तो जो लास्ट सेक्टोरल स्टडी हुई है वाज एन नोट ऑन एग्जाम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ए साल्ट ट्रीटेड ग्रीन मैंगो। ओके, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर बात की गई कि ऐसी स्टडी क्या टीसी के मामले में हुई है? तो यहाँ पर यही बात बोली कि कैंट दे बी डन बाय अदर गवर्नमेंट और क्वाजी गवर्नमेंट बॉडीज सच एन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और फार्म्ड आउट। टैरिफ्स आर डिटरमाइंड इन अदर वेज, नॉन टैरिफ मेजर्स आर समवन एल्स मैंडेट। ओके, यहाँ पर स्टडीज की बात बेसिकली कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल जो गवर्नमेंट्स हैं, क्वाजी गवर्नमेंट्स हैं, बॉडीज हैं, ओके, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात रख रहे हैं। ओके, तो क्या इनके द्वारा कुछ स्टडी इसके ऊपर की गई है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो 2021-22 एक शताब्दी ये है इसके लिए, टैरिफ बोर्ड के लिए यहाँ पर। ओके, अगर कीनीस यहाँ पर आज होते तो वो इसको अप्रूव कर देते कि टीसी को जो है ना 2021-22 में अब इसको अबॉलिश कर दो। ओके, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर हम पार्किंसंस की बात करते ओके, तो सर्टनली वुड हैव, शायद जरूर होता। ओके, तब भी वो शायद वो कहते कि अभी इसको चलने दो। ओके, तो यहाँ पर टैरिफ बोर्ड के बारे में, टैरिफ कमीशन के बारे में पूरी हमने यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी है, सिचुएशन पढ़ी है। ओके, क्या क्या काम किए हैं वो पढ़े हैं। तो इंपॉर्टेंट है टैरिफ क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बेसिकली जानकारी दी गई है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करनी है। ओके, और भी जो इन्फॉर्मेशन है टैरिफ कमीशन के बारे में उसको आप जुटाएं। ओके, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब होता है ना उसमें आप कंफ्यूजन मत रखें कि टैरिफ लगता है। ओके, तो उसका क्या मायने है? तो इसमें सिंपल यही होता है, टैरिफ लगाने का मतलब कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना होता है हमने। ओके, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इसके चलते हम जिस देश से हम ट्रेड कर रहे हैं उससे हम अपने ट्रेड संबंध वो भी खराब कर लें। दोनों ओर देख के चलना होता है। ओके, बैलेंस बना के चलना होता है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।